नमस्कार। सो कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि सिविलाइजेशन क्या होती है या सभ्यता क्या होती है? सभ्यता का साधारण अर्थ है हमारा रहन सहन, रहने का तरीका। हम चीज़ों को जैसे यूज करते हैं, कपड़े हैं, खाना पीना है, टेक्नोलॉजी है, व्यापार कैसा है, धर्म कौन सा है, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं, कम है, कौन से धार्मिक विश्वास हैं। इन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद जो एक संगठन बनता है लोगों के समूह का, उस संस्कृति या उस कल्चर के अनुरूप रहने वाले सभ्य लोगों को जोड़ने से क्या बनती है? सभ्यता बनती है। आई एम रिपीटिंग, रहन सहन, भोजन, धर्म इत्यादि सभी मुद्दों को जोड़ने के बाद जो एक समूह का निर्माण होता है, उस संस्कृति के अनुरूप जो लोग रहते हैं, उस रहने वाले स्थान को हिस्टोरियन जो है वो सभ्यता के नाम से, सिविलाइजेशन के नाम से कोट करते हैं। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले इसके कुछ नाम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी जो अलग अलग नाम हैं वो क्यों हैं और उनका औचित्य क्या है, अर्थ क्या है। सबसे पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही ले लेते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सब शुरुआत में जब खोज हो रही थी तो जो मुख्य नगर यहाँ मिल रहे थे, मुख्य सिटीज़ जो मिल रही थी, वो कौन सी नदी के किनारे मिल रही थी? सिंधु नदी के किनारे शुरुआती दौर पर, या सिंधु की सहायक नदियों के पास क्या है, ये सारे नगर मिल रहे हैं। इसी कारण से इसका नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम देने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के एक निदेशक रह चुके हैं और उन्होंने क्या है, भारत को इस गौरवान्वित सभ्यता के बारे में अवगत कराया था। उन्होंने क्या है, इसके बारे में भारत में सबसे पहले एक सैद्धांतिक खोज या शोध करना शुरू कर दिया था। दूसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता इस नगर का नाम इस सभ्यता का नाम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो नगर खोजा गया था इस सभ्यता का, उस नगर का नाम क्या था? हड़प्पा नाम। तो जैसे ही पहला नगर खोजा गया, उसके नाम के अनुरूप क्या है, इस पूरी सभ्यता का नामकरण भी क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। तीसरे नंबर पर इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसका मतलब या इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के जितने भी धातु, जितने भी बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण, बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण या अन्य जितनी भी प्रकार की चीज़ें मिली हैं जो अपने रोज़ाना यूज में लेते हैं या उस समय की सभ्यता के जो लोग थे वो यूज में लेते थे, उन सभी में जो मुख्य धातु था, वो मुख्य रूप से जो धातु यूज होता था वो कौन सा था? कांस्य धातु था। ब्रॉन्ज जो मेटल था उसका यूज किया जाता था। ये एक क्या है, मिक्स्ड मेटल है, यानी ये क्या है, एक मिला हुआ धातु है, ठीक है, और मजबूत था। इसी के कारण इसको यह पॉपुलर भी थी। सेकेंडली बात करते हैं अपने, इसको कहा जाता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता या शहरों की सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे नगर मिले हैं, ऐसे शहर मिले हैं और इतने विकसित शहर मिले हैं जिनकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय इतने विकसित डेवलप्ड सिटीज़ मिल सकती थी क्या। सेकेंडली आगे अपने जो बात करेंगे वो उन्हीं नगरों के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हमें जाननी होंगी इसके बारे में।
इसकी खोज कब शुरू की गई, कैसे शुरू की गई, खोज करने वाले कौन थे, या फिर इसके बारे में अन्य जो बातें हैं, इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इसका समय क्या है, युग क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने जाना और उसके बाद इसके नगरों और उस नगरों की विशेषताओं के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले क्या है, इसके समय काल को निर्धारण करते हैं, ये समय काल का निर्धारण करते हैं। टाइम क्या है, यानी कितनी पुरानी है ये सभ्यता। अब जब बात आती है पुराने की, तो अपने क्या है, कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें बतानी चाहिए हमें। वो पहली चीज़ ये है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है इसका पता पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने पता कैसे लगाया। इसके लिए होता है कार्बन 14 का यूज किया जाता है। देखिए कार्बन जो है वो हर एक प्राणी में मिलता है, हर एक व्यक्ति में मिलता है। जो भी बर्नेबल थिंग्स होती हैं, जलने लायक जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें कार्बन होता है। और कार्बन की सहायता से क्या है, किसी भी वस्तु की एज का या उसके टाइम का पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, इसके लिए थ्योरी होती है कार्बन जो 14 है, उसके अलावा कार्बन 12 और कार्बन 16 प्रत्येक जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन पाए जाते हैं, ये उनकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले नष्ट होता है कार्बन 16, उसके बाद नष्ट होता है कार्बन 12 और उसके बाद कार्बन 14। ठीक है, और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होते जाते हैं। अब कितनी मात्रा में उसमें कार्बन 14 है या कार्बन का 14वां किसी चीज़ में कितना डिकम्पोज हो चुका है, उसके आधार पर पता चलता है कि उसका समय क्या रहा है या वो चीज़ कितनी पुरानी है। अब वैज्ञानिकों ने इसके लिए पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का जो समय बताया, वो अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग बताया। उसके पीछे भी कारण है, अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले अपन विचार कर लेते हैं। कुछ पुरातत्वविदों ने इसको 3200 ईसा पूर्व बताया, ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और कुछ ने इसको 3500 के लगभग, कुछ 2600 से 1750, इस प्रकार के कई तथ्य मिलते हैं। लेकिन अपने को जो साइंटिफिक बात प्रूव होती है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, कार्बन 14 के अनुसार जो इसकी एज बताई जाती है, उसके बारे में अपने क्या है सबसे पहले देखेंगे। देखिए कार्बन 14 के अनुसार इसकी जो एज बताई जाती है वो 2350 से 1750 के कितनी है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। कितना है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। आपको याद होगा डेट्स जो हैं वो बिफोर क्राइस्ट वाले सिस्टम में क्या चलती हैं, पीछे चलती हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कितना है, 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 2600 से 1750 ईसा पूर्व या 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, और कार्बन 14 के बाद जो कुछ पुरातत्वविदों ने इसकी सही एज मानी है वो क्या है, 2350 से 1750 के मध्य मानी है। अब बात ये होगी इसके टाइम पीरियड की, कैसे कैसे इसका पता लगाया जाता है ये भी बता दिया गया है। अब बात करेंगे कि अलग अलग पुरातत्वविदों ने इसको अलग अलग क्यों माना, या इसका जो समय है वो अलग अलग क्यों माना है। देखिए चीज़ें जो मिलती हैं उसके अनुसार पुरातत्वविद क्या है उसका समय पता लगाते हैं और उसके अनुसार ही क्या है उस सभ्यता का समय बताते हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जब बसनी शुरू हुई थी तो ये 3 स्टेज जिसमें मिलती है पुरातत्वविदों को। फर्स्ट स्टेज जो अर्ली स्टेज है, उसके बाद मैच्योर स्टेज और उसके बाद लेट स्टेज। सबसे ऊपरी भाग में अपने को सबसे नवीनतम सभ्यता के जो अंश मिलेंगे वो होंगे, उसके नीचे उससे पुरानी और उसके नीचे उससे पुरानी। तो जैसी चीज़ें अलग अलग गहराई से मिलती गई उसके अनुरूप क्या है इसका काल निर्धारण अलग अलग करते गए पुरातत्व। ठीक है, ये लगभग 1 से 11 मीटर
गहरी खुदाई इसके लिए लगातार चलती रही थी और अलग अलग गहराई पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं इसके बारे में मिली। नेक्स्ट अपने इसके बारे में बात करेंगे कि यह सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। पता कैसे चला हमें कि इस प्रकार की कोई सभ्यता, हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स जो थे, वो यहाँ पर थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करनी शुरू की गई थी शुरुआत में कनिंघम के द्वारा। कनिंघम कौन है? जब भारत में 1961 में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। उस समय इसके सबसे पहले निदेशक जो बने थे, हेड बने थे, वो कौन थे? कनिंघम। इसके बाद इसके बारे में खोज करने वाले या सभ्यता के बारे में खोज करने वाले कौन है? जॉन मॉर्सन। इसके बाद अपने पढ़ेंगे दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी, जिन्होंने क्या है इस सभ्यता के बहुत ही विशिष्ट चीज़ों को खोजा, बहुत ही गहन अध्ययन किया और हमारे सामने हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना खोलकर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनिंघम के बारे में। कनिंघम को क्या है, उस समय के कुछ एविडेंसेस मिलते रहे थे, लगातार सभ्यता के जो सबूत थे मिलते रहे थे। इतिहास जो है वो अपने आप को दोबारा उजागर करना चाह रहा था और चीज़ें मिलती लगी। लेकिन कनिंघम जो थे उनको क्या है, इंटरेस्ट नहीं था उस समय के एंशिएंट हिस्ट्री में। कनिंघम जो थे वो मिडेवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस सभ्यता की जो चीज़ें मिली थी उनके ऊपर, या इतनी गहराई से उनका शोध नहीं किया, उनके बारे में खोजबीन नहीं की। उसके बाद जॉन मॉर्सन को उसके बारे में चीज़ें मिलनी शुरू हुई और जॉन मॉर्सन हालांकि कनिंघम के अनुसार ही वो मिडेवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है इसके बारे में एक संपूर्ण या अच्छी खोजबीन शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यवस्थित जो शोध होना शुरू हुआ वह 1920 के बाद शुरू हुआ। 1921-22 में दयाराम साहनी के द्वारा क्या है हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। और जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो कौन सा है? हड़प्पा। किसने के द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921-22 में हड़प्पा नामक स्थान। हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पर है? रावी नदी के पास। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर है यह स्थान, रावी नदी के पास। रावी नदी सिंधु घाटी से जो सिंधु नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। जगह कौन सी है? पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत का मतलब स्टेट, पंजाब स्टेट। पाकिस्तान की बात हो रही है, पंजाब पाकिस्तान की पंजाब की बात हो रही है। पंजाब स्टेट जो है उसके जो मोंटगोमरी नामक स्थान पर, मोंटगोमरी नामक स्थान पर क्या है, ये है सभ्यता को सबसे पहले शोध होना या व्यवस्थित शोध होना शुरू हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर खोज की गई, हड़प्पा नामक शहर निकला। इसके बारे में डिटेल से, हड़प्पा शहर के बारे में डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी चलते हैं हमें दूसरे राखलदास बनर्जी के बारे में, ठीक है। दयाराम साहनी के साथ माधवदास वत्स भी क्या है एक सहायक के रूप में एक विशिष्ट योगदान रहा है उनका भी इस सभ्यता के खोज में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राखलदास बनर्जी, जिन्होंने इस सभ्यता के सबसे सुंदर, सबसे विकसित और वेल प्लान यानी सुनियोजित शहर की खोज की। सुंदर, विकसित, डेवलप्ड, सुनियोजित यानी बहुत ही वेल प्लान तरीके से जिस शहर को बनाया गया था, सबसे बड़े शहर की खोज की गई थी किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी। 1922। किसका नाम है? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ वगैरह आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे होंगे, यानी मृतकों का टीला वगैरह, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। अपने बात करते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने इस क्षेत्र की एक व्यवस्थित खुदाई शुरू की, इसके बारे में जांच या खोजबीन करना शुरू की। यह क्या है? बहुत ही विकसित शहर है, ये चीज़ें बता चुका हूँ। नेक्स्ट अपना जो बात रहेगी वो क्या रहेगी?
आपने एक मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन, मोहनजोदारो, ठीक है, वो इसी सिटी की कुछ थ्योरी के ऊपर बेस्ड मूवी थी, ठीक है। अब यह क्या है, उस समय का सबसे विकसित शहर है, उस समय का मतलब 2600 से 1900 ईसा पूर्व, आपकी एनसीईआरटी के 2600 से 1900 ईसा पूर्व का सबसे विकसित शहर या उस समय का सबसे विकसित शहर था मोहनजोदारो, ठीक है। इसके लिए डॉक्टर फ्रैंकफर्ट, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, फ्रैंकफर्ट जो क्या है फिलोसोफर थे, उन्होंने इस सभ्यता की खोज के बाद एक बात कही थी कि भारत में इस सभ्यता की खोज के बाद या भारत जो है वो इस सभ्यता की खोज के बाद पूरे विश्व को बता सकता है कि वह जो या भारत जो है वो विकसित था, सभ्य तरीके से रहता था, किससे पहले, यूनानियों से पहले, ठीक है। हमने 11th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही बताया जाता है कि सबसे पहले उस समय जब तक इसकी खोजबीन नहीं हुई थी तब तक सबसे पहले क्या है, यूनानी लोग ऐसे थे जो पूर्णतः विकसित होकर रहना शुरू हुआ था। ये सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया के समकालीन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके समकालीन है, मेसोपोटामिया की। लेकिन मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिविलाइज नहीं थे, क्या नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि वो पशुओं को चराने का कार्य करते थे, एक दूसरे के कबीलों पर आक्रमण करते थे, तो सिविलाइज नहीं थे, सभ्य लोग नहीं थे। लेकिन एक इस समय की या इतने पुराने समय की सभ्य तरीके से रहने वाले लोगों की खोज जो है वो भारत में हुई और भारत जो है पूरे विश्व को कह सकता है कि सबसे पहले दुनिया को सभ्य तरीके से रहना भारत ने ही सिखाया है, ठीक है। यानी यूनान हर जगह या यूनानी जो सभ्यता थी वो पहले हर जगह बताती फिरती थी कि सबसे पहले सभ्य तरीके से सिविलाइज तरीके से रहना हमने सिखाया दुनिया को। लेकिन उसके बाद भारत आता है और कहता है कि ब्रो आपके पिताजी आए हैं और पिताजी क्या हैं, उन्होंने सबसे पहले सिखाया दुनिया को कैसे सही तरीके से रहना चाहिए। अब अपने बात करते हैं इसके, बता दिया मैंने आपको मेसोपोटामिया के समकालीन में। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र विस्तार की, ये सभ्यता जो है वो कितनी फैली हुई है। क्षेत्र और विस्तार, यह सभ्यता पश्चिम में सूदपुर, गैंडोर, पाकिस्तान में और पूर्व में आलमगीर, मेरठ और पूर्व का जो सबसे मिला हुआ स्थान है उसका नाम है पुरा। उत्तर में मांडा, कश्मीर, शिमला की पहाड़ियों तक फैली हुई सभ्यता थी ये, और दक्षिण में महाराष्ट्र के अंदर क्या है, इस सभ्यता में क्या है, बेमाबाद नामक स्थान पर इस सभ्यता के कुछ अंश मिले। तो यह सभ्यता इतनी फैली हुई थी, एक तरीके से क्या है त्रिभुजाकार आकृति थी, त्रिभुजाकार आकृति में यह सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। लंबाई चौड़ाई को अगर अपने मिला के देखें तो कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे वो होगी कि इसके नामों के बारे में चर्चा कर लेंगे। सारे स्थान मैंने बता दिए हैं। सबसे पश्चिम में पाकिस्तान में सूदपुर, इधर आलमगीर, इधर मांडा कश्मीर और इधर महाराष्ट्र में बेमाबाद। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे अपने वो होगी कि इसके कुछ स्थान जो हैं, जो मेजर साइट्स जो हैं इसकी, उनके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कालीगंगा
पोर्तुगीज, इसके अलावा सुतक, गेंडो, सुतको, लोथल, ये कुछ इसके मुख्य शहर हैं जिसके बारे में, या फिर अपने बालाकोट, आपने नाम सुना होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। कुछ दीवारियाँ बनाई गई थी भारतीय आर्मी के नौजवानों के द्वारा। तो इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ने हैं, या थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। कालीबंगा राजस्थान के बीकानेर में है, या बीकानेर के क्षेत्र में आती है। यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़ से, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जुटे हुए खेत मिले हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि कालीबंगा में मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन थी, ठीक है। इसके अलावा पोर्तुगीजी, यह भी क्या है, सबसे प्राचीन भागों में से एक है, किसके, सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी सबसे अर्ली स्टेज। मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी इसकी, एक तो थी अर्ली स्टेज, एक मैच्योर स्टेज, और एक थी लेट स्टेज, जो सबसे बाद की है। सबसे प्राचीन जो क्षेत्र मिले हैं उनमें पोर्तुगीजी और कालीबंगा, ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो इस सभ्यता के सबसे प्रारंभिक क्षेत्र भागों में से एक है। यानी सबसे पहले यह सभ्यता जब बसनी शुरू हुई थी तब ये दोनों स्थान भी उस समय मौजूद थे। उसके बाद धीरे धीरे और बड़े नगर बनते रहे। सूत गेंडोर जो है वो पश्चिम में व्यापार संभालने के लिए सुतकोर, सूत गेंडोर और बालाकोट, ये पश्चिम व्यापारिक क्षेत्र है। यानी पश्चिम के व्यापार, जो स्थलीय व्यापार था, उसको संभालने का जो श्रेय है या उसको विकसित करने का कार्य इन नगरों के द्वारा होता था। बच गया लोथल, इसके अंतर्गत क्या होता था, समुद्री व्यापार का जो मुख्य नगर, समुद्री व्यापार का मुख्य भाग। दोबारा से मैं थोड़ा सही से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कालीबंगा, उसके बाद पोर्तुगीजी, उसके बाद लोथल को उसके बाद बालाकोट। यह तीनों शहर हैं पश्चिमी व्यापारी केंद्र। इस सभ्यता के पश्चिमी व्यापारी केंद्र जो हैं वो ये तीनों शहर रहे। लोथल समुद्री व्यापार का मुख्य क्षेत्र, समुद्री व्यापार का प्रमुख क्षेत्र। इसके अलावा पोर्तुगीजी और कालीबंगा, ये सबसे प्रारंभिक भाग हैं सभ्यता के, ठीक है। अर्ली स्टेज के जो पार्ट थे वह हैं। इसके अलावा ये सभ्यता में जो नगर थे उनकी क्या विशेषता है, कैसे वो लोग रहते थे, किसकी पूजा करते थे, किस चीज़ को ज़्यादा मानते थे, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रेडर्स थे, ना कि वॉरियर्स। वॉरियर्स नहीं थे ये लोग, क्या थे, ट्रेडर्स थे, व्यापार में अपना ज़्यादा ध्यान रखते थे। एक चीज़ अपने और पढ़ लेते हैं, वो चीज़ यह रहेगी कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई संबंध है। यह प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, क्या इनका कोई संबंध है। देखिए कुछ पुरातत्वविद इन दोनों में समानताएं पाते हैं, जैसे धार्मिक समानताएं हैं, वो लोग भी लिंग की पूजा किया करते थे, यह भी लिंग की पूजा किया करते थे, ठीक है। या सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर मिली है पशुपतिनाथ की, जो लगभग क्या है, हिंदू भगवान शिव के रूप में मिलती है, ठीक है, उनसे मिला जुला रूप है। तो बहुत से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिसके आधार पर पुरातत्वविद कहते हैं कि वैदिक सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आधार,
क्या आधा। बेस जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता था, कुछ पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होप यू लाइक इट एंड होप यू आर सेफ एट योर होम्स। सो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। धन्यवाद।